Hello and welcome to today's class. In today's class, we will discuss about what did liberal nationalism stands for. So in last class हम already discuss कर चुके थे कि किस तरह nationalism का concept existence में आया and किस तरह से एक न्यू क्लास जिसको वर्किंग क्लास या फिर मिडिल क्लास कहा जाने लगा वो एग्जिस्टेंस में आए। और हम लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किए थे कि जो मिडिल क्लास थे उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में एंड यूरोप में बहुत सारे चेंजेस लाने में। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता था। सो इन अर्ली 19th सेंचुरी जो यूरोप था वो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी के साथ काफी क्लोजली अलाइड था। द टर्म लिबरलिज्म वो एक लैटिन वर्ड लिबर से लाया गया था और लैटिन में लिबर का मतलब होता है फ्री। द न्यू मिडिल क्लास जो थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या होता था ना, एक तो फ्रीडम फॉर ऑल द इंडिविजुअल यानी हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम हो। हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम हो का मतलब क्या है, एक नेशन फ्री होना और एवरी इंडिविजुअल फ्री होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर एक कंट्री या एक नेशन फ्री है तो हम उसको फ्री नेशन बोल सकते हैं, लेकिन एक फ्री नेशन इज नॉट इक्वल टू उसके ईच एंड एवरी मेंबर के पास फ्रीडम हो। ईच एंड एवरी मेंबर के पास फ्रीडम हो इन द सेंस कि दे मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन फूड, to choose their own education, to choose their own profession। उनको हर चीज में लिबर्टी या फ्रीडम होना चाहिए अपने लिए, या एक इंडिविजुअल स्टैंड के लिए उनके पास फ्रीडम होना चाहिए। तो जो न्यू मिडिल क्लास उभर के आए उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब होता था एक तो हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो, और सेकंड हर एक इंडिविजुअल को लॉ के सामने इक्वल एक्सेप्टेंस मिले, या हर एक इंडिविजुअल लॉ के सामने इक्वल हो, जिसको हम इक्वलिटी बोलते हैं। इट एम्फसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। उसके साथ साथ ये और किस चीज पे फोकस डालता था ना, जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो वो कॉन्सेंट से बना गवर्नमेंट हो, यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुआ या लोगों के मर्जी का गवर्नमेंट हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म का मतलब होने लगा था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि ऑटोक्रेसी क्या है हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। ऑटोक्रेसी मीन्स वेयर द रूलर हैज अनलिमिटेड पावर, और जहां पे लोगों को कोई राइट्स नहीं रहता है रूलर को क्वेश्चन करने का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से जो लिबरलिज्म था उसका मतलब होने लगा था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना रहे। सेकंड जो क्लरिकल प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जो क्लर्जी जो नोबेलिटी थे उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलते थे, तो किसी भी ग्रुप को एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना मिले उसका मतलब भी लिबरलिज्म, यानी कि पीपल लिबरलिज्म का मतलब एक तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होना, किसी भी ग्रुप को एक्स्ट्रा प्रिविलेज ना मिलना, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव हों वो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हों और वही गवर्नमेंट फॉर्म करें। ये सारे लिबरलिज्म के मीनिंग में इंक्लूड होने लगे। पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लोग ये तो मानने लगे थे कि इक्वालिटी, जो न्यू मिडिल क्लास समर्ज कर रहे थे उनके हिसाब से लिबर्टी का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ भी था, लेकिन ये इक्वालिटी हर किसी को इंक्लूड नहीं करता था। जैसे कि हम आप क्लास 9th के जब डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी आप देखे होंगे कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वर्ल्ड के बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, लेकिन उसके फिर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट होते हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन क्या वो सही मायने में डेमोक्रेटिक होते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। सिर्फ नाम रख लेने से मीनिंग जस्टिफाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप हिंदी में एक मुहावरा है कि आंखों का अंधा नाम नयन सुख, यानी आपका आंखों से आपको नहीं दिखता हो और नाम नयन सुख रख देने से आप विजुअली परफेक्ट नहीं हो जाओगे। ठीक उसी तरह
इक्वालिटी टर्म सुनने में बहुत ज्यादा इंक्लूसिव लगता है, लेकिन जो यूरोप में इक्वालिटी की बात चल रही थी या मिडिल क्लास जिस इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे वो एवरी इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं कर रहा था। जैसे कि the right to vote and to get elected was generated exclusively to property owning men। वोट देने का राइट और इलेक्शन लड़ने का जो राइट था वो सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डिंग मैन को ही अलाउड था, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगा उसको वोटिंग के राइट्स भी नहीं होते थे या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इलेक्शन फाइट करने के भी राइट नहीं होते थे। सेकंड, वुमेन, नॉट ओनली प्रॉपर्टीलेस मैन, ऑल्सो जो वुमेन थे चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, तो वुमेन के पास प्रॉपर्टी हो क्या, हम ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिटेल में डिस्कस किए थे, जो वुमेन थे उनके कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहते थे, यानी कि इवन इन इंडियन सोसाइटी हम यहाँ पे भी देखते हैं कि घर के जितने जायदाद होते हैं जनरली उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी माना जाता है या फिर बेटे की प्रॉपर्टी माना जाता है। अक्सर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है जहाँ पे एक फैमिली में वुमेन को उतना ज्यादा इक्वालिटी टू देयर रिसोर्स एक्सेस या फिर उतना ज्यादा क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ एज द प्रॉपर्टी ओनर नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह प्रॉपर्टी लेस मैन के साथ साथ जो वुमेन होते थे उनको भी कोई पॉलिटिकल राइट नहीं रहता था, यानी ना वो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं ना वो वोट डाल सकते हैं। Women and non-propertized men and women organized opposition movements demanding equal political right, और उनको डायरेक्टली तो इक्वालिटी मिला ही नहीं था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं किस तरह से वुमेन स्टार्ट डिमांडिंग फॉर देयर राइट, वो रिवॉल्यूशन करने लगे। जो नॉन प्रोपर्टाइज मैन थे वो भी इक्वल राइट के लिए रिवॉल्यूशन किए, यानी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनको इक्वालिटी पाने के लिए। तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था कि गुड्स एंड कैपिटल का फ्री मूवमेंट हो, उसमें ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ना रहे, उसमें स्टेट का ज्यादा इंटरफियरेंस ना रहे। इसके बारे में आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते होंगे अगर आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को याद करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में आप पढ़े होंगे कि किस तरह से जो ट्रेड होते हैं, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उस पे आपके ट्रेड बैरियर्स जिसको हम बोलते हैं कोटाज एंड टैक्सेशन ऐड कर दिया जाता है, जिसके चलते फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो पाता है। तो वही चीज अगर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो इसको समझ पाएंगे। तो जो गुड्स एंड कैपिटल्स का मूवमेंट्स होता था मार्केट में, जो इकोनॉमिकल स्फीयर में लोगों का मानना था कि उस पे स्टेट का ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ना रहे। स्टेट यानी यहाँ पे गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना रहे, यानी कितने क्वांटिटी के जाने हैं, उसमें टैक्स इम्पोज ना किया जाए, ये सारे में ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे, यही इकोनॉमिकल स्फीयर में डिमांड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी होता था 1833 के अराउंड, तो वो अगर हम्बर्ग टू नरम्बर्ग अपने चीजों को बेचने के लिए जाता था तो उसको 11 कस्टम्स बैरियर पार करके जाने पड़ते थे और ईच कस्टम बैरियर में उसको 5% टैक्स भरना पड़ता था। तो अगर 11 जगह में आप 5% भरेंगे तो आप 55% टैक्स के तौर पे भर रहे हैं। तो जो भी एक व्यापारी व्यापार करता है उससे अगर डायरेक्टली 55% वो टैक्स की तरह भर रहा है, तो रिमेनिंग जो बचे 45% उससे फिर कुछ तो उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होगा, वो रिटर्न आने के बाद सोचो उसके हाथ में कितना प्रॉफिट बचेगा। तो जो मिडिल क्लास थे उसमें बिजनेस मैन भी इंक्लूडेड थे, तो इकोनॉमिकली वो लोग, उन लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि ज्यादा स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ना हो इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक फ्री मार्केट में उनको एक फ्रीडम मिले व्यापार को अच्छे से करने के लिए। Obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, peoples and capital। सेम चीज, जो इकोनॉमिक ऑब्स्टकल्स यानी कि जो टैक्स एंड बैरियर्स होते हैं वो सारे ना रहे, सो दैट गुड्स, कैपिटल एंड पीपल का फ्री फ्लो हो सके। इन 1834 एक कस्टम्स यूनियन जिसको जोल्वरिन भी कहा जाने लगा,
तो वो फॉर्म किया गया था, जो कि प्रूसिया द्वारा इनिशिएटेड होकर फॉर्म किया गया, लेकिन लेटर ऑन उसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट भी ज्वाइन करने लगे। तो ये जो यूनियन फॉर्म हुआ उसका मोटो क्या था या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था ना, जो टैरिफ बैरियर्स थे उसको हटाना, या फिर कंप्लीटली हटाना तो नहीं, उसको रिड्यूस करना, जो कि पहले अगर 30 करेंसी पे करने पड़ते थे तो उसको रिड्यूस करके 2 करेंसी में लाया गया। उसके साथ साथ तो इस तरह से ये जो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलाइजेशन में ट्रेड बैरियर्स हटाना, टैक्सेशन को कम करना, ये सब तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ क्या होने लगा ना, उस टाइम में रेलवे नेटवर्क रैपिडली ग्रो कर रहे थे, जो कि फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल, कैपिटल को और ज्यादा फास्टर मोबिलाइज करने में हेल्प किया। Now we will discuss about a new conservation after 1815. तो 1815 में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू वॉर में हार गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेपोलियन के हार जाने के बाद किस तरह से फिर से और एक बार यूरोप कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की ओर मूव करने लगा। तो आई होप आप रशियन रिवॉल्यूशन याद किए होंगे क्लास 9 के, जहाँ पे हम कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल्स आइडियोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आप सबको नेपोलियन बोनापार्ट याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम उसके बारे में पढ़े थे। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में रूल करना स्टार्ट किया तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को नॉट ओनली ऑफ फ्रांस, वो अपने आप को पूरा यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था। वो मानता था कि वही वो मसीहा है जो यूरोप को मॉडर्नाइज करेगा। तो नेपोलियन फिर धीरे धीरे फ्रांस तो रूल कर रहा था, साथ ही साथ वो एक्सपैंड कर रहा था अपना टेरिटोरी बाय अटैकिंग द जो नेबरिंग एरियाज थे। तो बहुत सारे यूरोपियन स्टेट जैसे कि आपकी रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग एक तरफ और नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि नेपोलियन हर किसी को रूल करे, क्योंकि फ्रांस का हालत क्या था वो आपको याद होगा, वहां से मोनार्किकल सिस्टम को हटा दिया गया था। तो बहुत सारे स्टेट में उस टाइम में 18-19 सेंचुरी में मोनार्किकल सिस्टम एक कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था, और कोई भी जो भी रूलर क्लास थे वो अपना पावर लूज करना नहीं चाहते थे। तो वो सारे लोग नेपोलियन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो सारे एक तरफ और नेपोलियन एक तरफ वॉर चल रहे थे। एंड फाइनली वाटरलू में नेपोलियन डिफीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन डिफीट होने के बाद जो वो चेंजेस किया था, जैसे मोनार्की को खत्म किया गया एंड ऑल, उसको फिर से किस तरह से अगेन यूरोप में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 वाटरलू वॉर में, ठीक है, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे, वो चाहते थे कि लोगों के बीच में डिवीजन हो, हायरार्किकल सिस्टम हो। तो ये इस तरह के आइडियोलॉजी वाले कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होते थे, जो प्रिविलेज्ड फैमिली होते थे, वो चालू रहे, उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता रहे, रिसोर्स कुछ ही लोगों के हाथ में बनी रहे, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता रहे, चर्च एंड नोबेलिटी जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज एंजॉय करते थे वो बना रहे, ये सारे कंजर्वेटिव चाहते थे। तो जब नेपोलियन को डिफीट कर दिए तो वो लोग चाहते थे कि ये सारे सिस्टम फिर से इम्प्लीमेंट हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव, नॉट ऑल कंजर्वेटिव बिलीव कि नेपोलियन ने जितने सारे चेंजेस किए थे वो सारे उनके अगेंस्ट थे। कुछ या फिर मैक्सिमम कंजर्वेटिव ये भी बिलीव करते थे कि नेपोलियन जो सारा चेंज लाया था, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, वो फर्दर मोनार्किकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकता है। ये स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट को मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जैसे कि जो हम आर्मी रखते हैं, अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल
आर्मी मेंटेन रखेंगे तो शायद हम जीत ना सकें, या फिर हमारा जो मोनार्की कल सिस्टम है वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल ना रह सके। लेकिन अगर हम आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, मॉडर्न फाइटिंग टेक्निक्स से उनको ट्रेन करेंगे, तो वो भी जरूरी है। कुछ कंजर्वेटिव ये भी बिलीव करते थे, तो सो दे बिलीव कि बाय मॉडर्नाइजिंग आर्मी, बाय इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, जो सारा जैसे कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलाइजेशन के मतलब हम डिस्कस किए, तो ये सारे जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे वो सारे भी कहीं ना कहीं जरूरी है इन ऑर्डर टू, वो मोनार्किकल सिस्टम चाहते थे, लेकिन वो ये भी मानते थे कि उन सारे चेंजेस के साथ मोनार्किकल सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। In 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, जो कि कौन कौन थे ना, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये कलेक्टिवली नेपोलियन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो कि फाइनली उसको वाटरलू में हराए थे। उसके बाद नेपोलियन के डिफीट के बाद ये ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया दे मेट एट वियना। वियना में उनका एक कांग्रेस हुआ, उनका एक मीटिंग हुआ, जहां पे उन लोगों ने यूरोप को अगेन सेटल करने के बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए। तो ये जो कांग्रेस हुआ उसको होस्ट किसने किया था ना, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, उसने उसको होस्ट किया था। इसमें जो डेलीगेट्स थे, यानी जो हाई लेवल मिनिस्ट्रीज एंड पीपल, जो डिसीजन मेकिंग पीपल होते हैं उनको डेलीगेट्स बोलते हैं। तो इसमें जो डेलीगेट्स थे उसमें ट्रीटी ऑफ वियना 1815, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना, नेपोलियन के साथ लड़ी हुई वॉर में या यूरोप में ये नेपोलियनिक वॉर के चलते जितने सारे चेंजेस हुए हैं उसको फिर से हटा के उसके प्रिमिटिव या फिर पहले जैसे थे वैसे फॉर्म में ले जाना, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव बना। जैसे कि द बोर्बन डायनेस्टी which had been disposed during French Revolution was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। तो अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 के याद हैं तो आपको पता होगा उस टाइम में कौन रूलर था, लुइस 16। लुइस 16 कौन से फैमिली को बिलोंग करता था, बोर्बन डायनेस्टी को। तो जो लुइस 16 को तो मार दिया गया एंड बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था फ्रांस से। तो नेपोलियन को डिफीट करने के बाद इन द ट्रीटी ऑफ वियना अगेन बोर्बन डायनेस्टी को फ्रांस के मोनार्किकल गवर्नमेंट के हेड बना दिया गया, या फ्रांस में अगेन उसको एस्टेब्लिश या रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि फिर से बोर्बन डायनेस्टी फ्रांस को रूल करने लगे। साथ ही साथ नेपोलियन के अंडर फ्रांस ने जितने टेरिटोरी कैप्चर किए थे उन सबको फिर से फ्रांस से हटा दिया गया, यानी फ्रांस के ओनरशिप से उनको रिमूव कर दिया गया। और फर्दर फ्यूचर में फ्रांस अपने टेरिटोरी को एक्सपैंड ना करे उसके लिए क्या किया जाने लगा ना, उसके चारों ओर बाउंड्री फॉर्म कर दिए गए, करा दिए गए फ्रांस के चारों ओर। कैसे ना, जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम को नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया, जियोना को साउथ में सेटअप कर दिया गया, प्रूसिया was given important new territories on the western frontier, यानी प्रूसिया को एक न्यू टेरिटोरी बना दिया गया उसके वेस्टर्न फ्रंटियर में। ऑस्ट्रिया was given control of northern Italy, नॉर्दर्न इटाली का कंट्रोल फ्रांस से ले जाके ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। रसिया was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony in the east। तो इस तरह से उसके चारों ओर अलग अलग न्यू स्टेट बना दिए गए सो दैट फ्रांस फर्दर इन फ्यूचर अपना टेरिटोरी एक्सपैंड ना करे। और जर्मन के जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट थे, जर्मन के जो स्टेट थे उसको हाथ नहीं लगाया गया, जो कि नेपोलियन द्वारा ही सेटअप हुआ था, लेकिन उसको अनटच्ड छोड़ दिया गया। इनके पीछे ये जो फ्रांस में अगेन बोर्बन फैमिली को लाके सेटल कराना, देन उसके चारों ओर बाउंड्री फॉर्म कराना, फ्रांस जितना एरिया हटाया था उसको फ्रांस के ओनरशिप से हटा देना, इन सब के पीछे मेन मोटिव क्या था या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिस्टोर द मोनार्चीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन,
बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, तो अगेन मोनार्किकल फॉर्म ला दो। सेकेंड, क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और फिर से कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में लागू करना, ये उनका मेन मोटिव था। Autocratic did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, जहाँ पे जो पीपल होते हैं दे कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजंस, दे कैन नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, वही ऑटोक्रेटिक फॉर्म होता है। तो जो भी ऑटोक्रेटिक होता है वो तो चाहेगा ही कि उसे कोई क्रिटिसाइज ना करे, जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट करे। तो वो चाहते ही नहीं थे कि उनके डिसीजंस पे, उनके रूलिंग पे, उनके काबिलियत पे कोई क्वेश्चन करे। तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया ना, जो भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते थे या उनके लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते थे, उसको बंद करने के लिए डिफरेंट टेक्निक अपनाने लगे। जैसे कि सबसे ज्यादा फॉलोड होने वाला टेक्निक था सेंसरशिप इम्पोज करना। सेंसरशिप क्या है वो आप क्लास 7th में डिटेल में पढ़ चुके हैं, आई थिंक उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सेंसरशिप वो होता है जहां पे गवर्नमेंट कैन कंट्रोल की क्या चीज लोगों के पास पहुंचना चाहिए, क्या चीज लोगों के पास नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि फिल्टर होते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट के हर डिसीजंस या रॉन्ग एंड राइट दोनों पहलुओं को लोगों के पास पहुंचने नहीं दिया जाता है, उसको सेंसरशिप कहा जाता है। उसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हो। तो उन लोगों ने सेंसरशिप इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। किस पे सेंसरशिप इम्पोज करेंगे, जिसके थ्रू जो न्यूज है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा और वो क्रिटिसिज्म लोगों तक पहुंच पाएगा, उन सारे मीडियम के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। जैसे कि न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, या फिर एनीथिंग जिसमें लिबर्टी, फ्रीडम या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होते हों, उन सब के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। यानी अब वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इन ऑर्डर टू रिस्टोर, और ये क्यों किया गया, इन ऑर्डर टू रिस्टोर conservatism in Europe. That's all for today's class. Thank you.